हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। बच्चों, आज हम जो 12th का पोर्शन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको स्टार्ट करने वाले हैं ना। 11th का चैप्टर ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स आपको बता रहे हैं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 1, तो आप उस वीडियो को देखो ताकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा। और वहाँ तो 11th का टॉपिक है। अब चलो 12th का भी जो भी पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको हम स्टार्ट करते हैं आज। तो बेसिक बात है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो हम इन सारे टॉपिक को आने वाले लगभग 4 से 5 महीना हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यह 3 पोर्शन हुआ, इसी को हम डिटेल में स्टडी। जैसे आपको 11th में ना चैप्टर जो था वह मैकेनिक्स था ना और बहुत लंबा चला होगा वो, जस्ट लाइक अब यहाँ भी हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बहुत लंबा चैप्टर है और चलेगा बहुत कुछ दिन तक। तो बच्चों अब देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे आप 11th का जो भी टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको वहाँ फील आता होगा कि हाँ, कोई यदि आपको बोलता होगा कि ऐसे होता है तो आपको डेली लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाते होंगे। लेकिन इस 12th में दिक्कत क्या है कि आपको कनेक्ट कर नहीं पाओगे डेली लाइफ से, आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है ना। और कोई बात नहीं है, यही आपको ज्यादातर प्रॉब्लम आने वाली है। 11th में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, बस भले ही टॉपिक टफ था लेकिन आपको फील आता था कि जब भी हमें डेली लाइफ से आसानी से जोड़ लेते थे, लेकिन यहाँ पे जोड़ नहीं पाओगे तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आएगा ना। 11th के कंपेयर में इजी चैप्टर है सारे के सारे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम बेसिक इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, ये आई कैसे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना। तो ध्यान से समझिएगा, आज बिल्कुल बच्चों इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है एक तरह से समझो तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम टॉपिक को डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चों। तो इसमें हम स्टडी क्या है, चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बेसिकली हम क्या किया जाता है, बेसिकली वी स्टडी अबाउट चार्ज, मतलब चार्ज के बारे में जनरली स्टडी करते हैं इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अब कहोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट वन टाइप है बच्चों, यहीं पे लिख रहे हैं, जैसे हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है बच्चों मैग्नेटिज्म, यह है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखना ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों जो चार्ज रेस्ट में रहेगा ना, मतलब स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं ना। तो वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज। इसमें किसका स्टडी करते हैं बच्चों, हम स्टडी करते हैं जब चार्ज एकदम कांस्टेंट स्पीड से मूव करे ना। जब चार्ज क्या करे बच्चों, चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड ना, चार्ज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड, ये सारी बात है। इसमें चार्ज कैसे करता है, चार्ज एक्सीलेट करते रहता है, चार्ज ना, चार्ज क्या करेगा, चार्ज एक्सीलेटेड
चार्ज क्या करता है, एक्सीलेट करने लगता है, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका स्टडी करेंगे। बच्चों जब चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो हम मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं बच्चों, जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में हो या स्टैटिक्स कंडीशन, वही तो रेस्ट कंडीशन ही बोल रहे हैं, तब हमारा क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। बच्चों अब सुविधा के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट, ये अपनी सुविधा के लिए डिवाइड कर रहे हैं ना, तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट में हम मैकेनिक्स का थोड़ा जो 11th वाला पोर्शन है वो सारा मैकेनिक्स और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इसमें किसका स्टडी करेंगे, गॉस लॉ प्लस कंडक्टर्स, इसका स्टडी किया जाएगा यहाँ पे। तो क्या है, कुल मिला के हम यह बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को बच्चों हम तीन टाइप्स में डिवाइड किए। फर्स्ट टाइप्स हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा मैग्नेटिज्म और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हम स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में पूरा कहानी बच्चों लगभग 5 से 6 मंथ इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं ना। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगी तो क्या है, हम रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। मैग्नेटिज्म की बात आएगी तो चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज हमारा एक्सीलेट करेगा। तो अब सुविधा के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कंबाइंड, हम मैकेनिक्स भी इंटर करेंगे इसमें। और यह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड में गॉस लॉ और बच्चों कंडक्टर्स, इन सारी चीजों के हम स्टडी करते हैं। तो ये सारा चीज है। अब आता है, समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं तो बच्चों चार्ज के बारे में डिटेल हमें नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार्ज के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो चार्ज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो बच्चों हेडिंग लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इस सारी चीज को राइट डाउन करो ना। हेडिंग लिखना है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बच्चों ध्यान से देखो, चार्ज आखिरकार एक ग्रीक वर्ड है। कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो या चार्ज है हमारा ना, तो यह ग्रीक वर्ड है ना। और यह बच्चों यह ग्रीक वर्ड है और उसके साथ साथ इसका मतलब होता है, यह चार्ज जो है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना उसको के से लिया जाता है इलेक्ट्रॉन। और इसका मीनिंग होता है बच्चों, मीनिंग जो होती है वह होता है अंबर ना, अंबर मतलब ये सारा चीज। तो यह सही नहीं करना, के ही लिखा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, तो यह जो ग्रीक वर्ड है उसमें ऐसा लिखा जाता था। तो बाद में इसको सी से लिखना चालू किया, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा, लेकिन शुरू में ऐसे ही लिखा जाता था। और इसका मतलब क्या है, हमारा मीनिंग जो है बच्चों वह क्या है, अंबर होता है। तो ये सब छोटी छोटी बात है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, चार्ज की बात कर रहे हैं तो जितना भी, मान लो यह हमारा मार्कर है तो ये छोटे छोटे पार्ट मतलब एटम से मिलने से बना होगा। अब माइंड में आता होगा कि आखिरकार यह एटम को कंबाइंड करने से ही यह मार्कर बना है, तो एटम भी किसी से तो बना होगा ना, ऐसा थोड़े है कि एटम कहीं से टपक गया होगा।
ना, तो एटम कहीं ना कहीं से वो बना होगा जरूर। तो एटम बच्चों, मान लो कि हमारा एटम है ना, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों सेल के अंदर चक्कर काटते रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। ये सारी बात है। तो एक बात बताओ कि एटम हमारा जो है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एटम किससे बना है, एटम चार्ज पार्टिकल से बना है। तो चार एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, पार्टिकल्स ऑफ, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम इज चार्ज ना, चार्ज होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, एटम का चार्ज होता है। और इस तरह से ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जितना भी यूनिवर्स में जो भी चीज आपको दिख रहा है, यूनिवर्स में जो भी चीज दिख रहा है, वह सब किससे बना होगा, एटम से बना होगा। तो हम बोल सकते हैं कि आवर यूनिवर्स मेड ऑफ एटम्स ना, एटम से बना है। एटम किससे बना है, चार्ज पार्टिकल से बना है। यह एन का मतलब इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है हमारा, या ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी चीज को आप राइट डाउन करो, और इसके बारे में आप धीरे धीरे नॉलेज लेते रहेंगे। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है उसमें क्या क्या बताया, ग्रीक वर्ड्स होता है, इलेक्ट्रॉन से लिया गया, और इसका मीनिंग होता है अंबर। अब देखो कि हमारा जितना भी यूनिवर्स है ना, उसको हम कोई ना कोई पार्टिकल से बना होगा ना, वो पार्टिकल्स को हम एटम मान रहे हैं। फिर माइंड में आया आखिरकार आप एटम माने हैं, तो एटम भी कुछ से तो बना होगा, तो बच्चों वह चार्ज पार्टिकल से बना होता है। तो चार्ज पार्टिकल्स में क्या क्या, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर काटते रहता है न्यूक्लियस के। ये सारी चीज है। तो इतना लिखने के बाद बच्चों राइट डाउन करो, हो गया। चलिए ध्यान से देखते रहना, थोड़ा थोड़ा और बातें करते हैं। देखो अब यहाँ पे देखना कि इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये सारा चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बच्चों वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब कूलम क्या है, और माइनस का लिखते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो माइनस साइन लगा दिया क्योंकि वह निगेटिव नेचर का है। अब माइंड में आता होगा कि नहीं यह ऐसा क्यों मानते हैं निगेटिव। देखो बच्चों, जब डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सारा चीज का, तो इलेक्ट्रॉन को माना गया कि यह निगेटिव है। यदि ऐसा बोला जाता कि नहीं यह पॉजिटिव नेचर्स का है, तो पॉजिटिव हम मानते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। लेकिन बोला गया कि निगेटिव है तो हम निगेटिव ही मान के चल रहे हैं ना, इसका नेचर भी है ऐसा। तो माइनस का क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का जो यूनिट है ना वह है हमारा कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा बच्चों, चार्ज वो कूलम होता है ना, कूलम, और इसीलिए उसको सी से डिनोट करते हैं। और यह ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं ना। सीजीएस यूनिट की बात करें आपसे, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा बच्चों, चार्ज वह होता है स्टेट कूलम ना, कूलम। कोई दिक्कत क्या, इस तरह से। एक बात और होता है ना, चार्ज को एक कूलम में मतलब कितना, ईएस यूनिट बोलते हैं बच्चों। एक कूलम, 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। ESU कहने का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज,
यूनिट ऑफ चार्ज बोलेंगे, क्या दिक्कत है। 1 कूलम में कितना 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ESU कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो ये सब कहानी है। थोड़ा और बात करते हैं बच्चों, चार्ज का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो ये सब लिख लेना बच्चों। हो गया, चलिए ध्यान से देखते रहना। अब हम इतना बात हो गया, थोड़ा चार्ज का डायमेंशन के बारे में सोच लेते हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, तो बच्चों यहां से लिखना, प्रॉपर्टीज तो आप लिख लिए हो ना, तो ध्यान से देखते रहना। यूनिट ऑफ चार्ज तो हम पढ़ लिए, क्या है, कूलम है। तो फिर से देखना, क्या देखना है हमारा, डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या लिखोगे बच्चों, चार्ज के डायमेंशन क्या लिखिएगा, होता है कैसे, AT ना, यही हमारा डायमेंशन। अब माइंड में आता होगा कि आया कैसे, तो याद करो बच्चों, बचपन में आप क्या पढ़े हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी, यही ना पढ़े हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें चार्ज का डायमेंशन चाहिए तो Q इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। बच्चों डायमेंशन लिखने के लिए करंट को या तो I से लिख लेते हैं या कैपिटल A से लिखा जाता है डायमेंशनली। तो बच्चों हम A यूज कर लिए, A और T के लिए कैपिटल T यूज किया जाता है। तो और करके यह भी लिख सकते हो और वह भी लिखा जा सकता है, जो आपको सुविधा हो, जो आपके पास ऑप्शन आए उस तरह से टिक करना है, और दोनों सही बात है। ऐसा नहीं है कि AT लिखा है तो सही है और IT हमारा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी कहानी है। चलो इतना बात हो जाने के बाद बच्चों यार गौर करना बात कि अब दो टाइप्स का चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। तो लिखना बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन बोलोगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बोलोगे ना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, यदि बच्चों पॉजिटिव चार्ज और फिर उसको पॉजिटिव चार्ज के साथ लाओगे तो क्या होता है, मतलब बदमाशी होगा। पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ लाओगे तो दुश्मनी, मतलब क्या होगा बच्चों, रिपल्सन या रिपेल करेगा एक दूसरे को। दूसरी बात क्या है, यदि पॉजिटिव चार्ज हो और उसके साथ नेगेटिव चार्ज आए तो क्या होगा, प्यार होगा, मतलब लव होगा ना। लव कहने का मतलब है बच्चों अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा। तो ये सब कहानी है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, दुश्मनी, मतलब रिपल्सन होगा या रिपेल लिख सकते हैं बच्चों। पॉजिटिव और नेगेटिव में लव मतलब प्यार और अट्रैक्शन, इस तरह से आप याद कर सकते हो ना। इतना हो जाने के बाद बच्चों और बात लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज कितना बताया आपको, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी अभी आप बता भी चुके हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इसमें माइनस साइन। फिर अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होगा, 9.01 इंटू 10 टू द पावर बच्चों 31 केजी, 10 टू द पावर 31 केजी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पे मास कितना, इतना, चार्ज इतना। उसके बाद अब प्रोटॉन के बारे में स्क्रीनशॉट लो बच्चों, हो गया। चलिए ध्यान से देखना है। अब हम लिख सकते हैं बच्चों चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या लिखोगे,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दूसरा पॉइंट, मास की बात लिखना है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो कितना होता है? 6.73, मतलब ऐसे लिखो 6.732, इस तरह से क्या लिखोगे? 72 ही लिखो ना, 72 6 पॉइंट क्या लिखोगे? 6 पॉइंट कि 1.67, उल्टा लिख रहे हैं ना, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, मतलब 27 kg हो गया। अब बच्चों थोड़ी सी और बात करते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन तो बच्चों यह होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27। और बच्चों चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन तो बच्चों न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, या उस पे हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज जीरो की बात है ना, न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल कहने का क्या मतलब हुआ रे? न्यूट्रल कहने का मतलब होता है बच्चों, मान लो कि यह बॉडी है, हम बोले कि मार्कर हमारा न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल बॉडी है, इससे क्या फील आता है? ऐसा नहीं समझना है कि मार्कर में कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़े है कि चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा, बल्कि न्यूट्रल जैसे ही बोला जाए तो आपको समझना चाहिए कि जितना प्रोटॉन और जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, इसीलिए तो वह न्यूट्रल है ना। जैसे एक और बात आपको बार बार सुनने को मिलेगा कि आइसोलेटेड बॉडी है। आइसोलेटेड कहने का क्या मतलब है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। आइसोलेटेड कहने का मतलब है कि जहां पे वह बॉडी रखा हुआ है, जिस भी इन्वायरमेंट पे रख दिया गया, उस पे जो नेचुरल इफेक्ट है, जैसे टेम्परेचर, उसके बाद एयर, यह मतलब कोई भी नेचुरल इफेक्ट से कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसको कोई मतलब चेंजिंग नहीं हो रहा है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की उसमें बदलाव नहीं, तो हम आइसोलेटेड बॉडी कहेंगे। और न्यूट्रल कहने का मतलब है जितना बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से वह न्यूट्रल है ना। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा, इन सारे छोटी छोटी बातों को रखना चाहिए ध्यान में। इतना बात हो गया, तो न्यूट्रॉन की बात हो गई। अब बच्चों एक बात देख तो गौर करो, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में क्या है बच्चों? थोड़ी सी डिफरेंस है, एकदम माइनर सा डिफरेंस है। इसीलिए बच्चों ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रॉक्स मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि mp जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मास ऑफ प्रोटॉन होगा, और mn जो है बच्चों वो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत क्या? तो ये सारी कहानी है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। चलो अब और स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद और डिस्कस करते हैं, कुछ बात हो गया। चलिए बच्चों एक बात बताओ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो मतलब इतना सबसे छोटा पार्ट क्या है? जैसे एटम था, तो एटम किससे बना था? फंडामेंटल पार्टिकल्स, उसका चार्ज ही तो था। तो चार्ज अब वह सबसे छोटा है ना, तो अब स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है चार्ज को, उसको हम इलेक्ट्रॉन मानते हैं। तो क्या बोलोगे बच्चों? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वह इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। तो अब बात आता है, जैसे अब कुछ नए बुक्स में देखोगे, नई एक्सपेरिमेंट हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है चार्ज की, वह क्वार्क होता है। क्या होता है बच्चों? स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, स्मॉलेस्ट
यूनिट जो है हमारा क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, उसको बच्चों हम क्वार्क बोलते हैं ना, क्वार्क्स, क्वार्क बोला जाता है, क्वार्क्स। यह जो है वह कैसे मिलता है बच्चों, क्वार्क्स जो है हमारा इस तरह से प्लस माइनस e/3 प्लस माइनस 2e/3 इस तरह से डॉट डॉट लिख लेते हैं। तो यह हम मान लो कि अब हम दोनों बात में लिखे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्वार्क है। तो इसमें माने तो किसको माने बच्चों, इसको मानना चाहिए हमें, क्या है इसी का यूज करते हैं। अब कहोगे कि ये क्यों आया, तो बच्चों ये आया, मान लो कि कोई ऑप्शन में आपको आ गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन है और क्वार्क भी है, तो क्वार्क में टिक करना, यदि क्वार्क नहीं है तो इलेक्ट्रॉन में जाएंगे। तो फिर आपके माइंड में आता होगा कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है ना, एक ही को मानना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों मानने की बात आई तो क्वार्क को नहीं कंसीडर करते हैं, नहीं ना तो यूज करते हैं। तो बच्चों इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट तो है चार्ज का, बट वैलिड नहीं है, बट इट इज नॉट वैलिड। इसको क्या लिखोगे बच्चों, बट इट इज नॉट वैलिड। अब कहोगे कि वैलिड क्यों नहीं, तो पढ़े क्यों, तो बच्चों बिकॉज ना, यह क्या है, क्या लिखोगे बच्चों, यहां से लिखते हैं बिकॉज इट इज नॉट ऑब्टेन फॉर आइसोलेटेड, मतलब नॉट ऑब्टेन फॉर आइसोलेटेड चार्ज। मतलब यह क्या है बच्चों, हमें आइसोलेटेड चार्ज जैसा नहीं मिलता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली मिलता है। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन में ऐसा कुछ कहानी होता था कि एक इलेक्ट्रॉन दो, उसमें यूनिफॉर्मली मिलता था, आइसोलेटेड चार्ज मिलता था, इसमें आइसोलेटेड चार्ज नहीं मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज मतलब क्या है, बिकॉज प्लस माइनस e/3 प्लस माइनस 2e/3 ना डॉट डॉट इस तरह से लिख सकते हो, ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज आर probably not observation ना, या ऑब्जर्वेबल ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ऑब्जर्वेबल टू एज आइसोलेटेड चार्ज ना। क्या लिख रहे हैं ध्यान से देखना बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है चार्ज का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसी का यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है, न्यू मतलब क्या है, डिस्कवरी में बोला गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी चार्ज का वो क्वार्क होगा, लेकिन बच्चों हम इसका यूज नहीं करते, बट इट इज नॉट वैलिड। तो वैलिड नहीं है तो क्यों पढ़ते, तो बच्चों इसलिए वैलिड नहीं है और इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब बिकॉज हम क्या लिखे, प्लस माइनस e/3 प्लस माइनस 2e/3, तो ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज आर प्रोबेबली नॉट ऑब्जर्वेबल एज आइसोलेटेड चार्ज। मतलब क्या है, एक तरह से सीधा सीधा समझना, मतलब एक यूनिफॉर्मली हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता, मतलब एक तरह से मिलता नहीं है, आइसोलेटेड चार्ज नहीं मिलता है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। तो सीधा सीधा आप बात याद रखना कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो है चार्ज का वह इलेक्ट्रॉन ही है। क्वार्क होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन वह वैलिड नहीं है। इसलिए वैलिड नहीं है बच्चों कि वह यूनिफॉर्मली या आइसोलेटेड चार्ज जैसा ऑब्टेन नहीं होता, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। चलिए इतना हो जाने के बाद अब बच्चों थोड़ी सी और बात करते हैं। चार्ज जो होता है वो चार्ज कंजर्वेटिव नेचर्स का होता है, चार्ज कंजर्व फॉर आइसोलेटेड बॉडी,
मतलब हेडिंग देना, ऐसे हेडिंग क्या टॉपिक ही है, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब है कि आइसोलेटेड सिस्टम, मान लो बच्चों कि हमारा दो बॉडी है, तो दोनों बॉडी पे इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो एग्जांपल से सीखते हैं बच्चों, इनिशियल कंडीशंस में मतलब आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कहने का है कि इनिशियल जो होगा, इनिशियल चार्ज बच्चों वो इक्वल होगा फाइनल चार्ज के, फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज जो होगा वो फाइनल चार्ज के बराबर होगा। ये सारी बात है। चलो एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल है, मान लो बच्चों कि यह एक बॉडी है जो इनिशियली क्या है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड से क्या फील आता है कि मतलब जिस आप टेम्परेचर एनवायरनमेंट में आप रख दिए हो उस बॉडी या ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो आइसोलेटेड उसी को बोलते हैं। इनिशियल कंडीशंस में बच्चों मान लो कि इस पे क्या है, इनिशियल कंडीशन ले रहे हैं, कंडीशन, तो ये सारी बात है। एक पॉइंट पे बच्चों हम 2 कूलम, ए पॉइंट है इस पे 2 कूलम चार्ज मानते हैं, बी पॉइंट जो है उस पे हम 3 कूलम चार्ज मान लेते हैं, 3 कूलम, और सी पर मान लेते हैं बच्चों हम माइनस का 1 कूलम चार्ज है ना। और यह आइसोलेटेड है, तो इस बॉडी पे देखना हम क्या है कि ए पॉइंट पे अभी भी क्या है हमारा, यह 1 कूलम चार्ज है, और बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। बी पॉइंट पर ऐसा माना गया है 6 कूलम चार्ज, 6 कूलम, तो कहा कि यह सी पर कितना कूलम चार्ज होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, कहा कि आइसो मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज कंजर्व्ड है। इससे मतलब होना चाहिए कि इनिशियल चार्ज होगा ना वो फाइनल चार्ज के बराबर होगा, तभी तो कंजर्व होने वाला है। यदि कम गया तो कंजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, तो क्या लिखोगे बोलो तो। इस पे टोटल चार्ज कितना है बोलो तो बच्चों, टोटल चार्ज जो होगा, चार्ज वो कितना होगा, ऐड करो तो 2 + 3 मतलब 5 और -1 मतलब 4 कूलम, कितना होगा बच्चों, 4 कूलम चार्ज। इस पे कितना है टोटल चार्ज, अभी मान लेते हैं सी पर x कूलम है, तो क्या है हमारा 1 + 6 मतलब 7 + c x, 7 + x कूलम चार्ज है। अब क्या है, आइसोलेटेड कहने का मतलब चार्ज कंजर्व्ड है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो इनिशियल और फाइनल चार्ज बराबर होगा। तो यहां से लिखोगे फाइनल चार्ज कितना हमारा है 7 + x और इक्वल टू 4, तो बच्चों x इक्वल टू क्या होगा, -3 कूलम। तो यह जो x है ना, यह x कितने के बराबर, -3 कूलम के बराबर होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। फिर से देखना बच्चों कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन में इतना चार्ज है, पॉइंट ए पे 2 कूलम, बी पे 3 कूलम और सी पे -1 कूलम। इस पे हम ए पॉइंट पे माने 1 कूलम, बी पॉइंट पर 6 कूलम। आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोले कि x पर कितना कूलम चार्ज होगा उसको बताओ। तो x पे हम मान लिए कि इनिशियल कंडीशन में सारे चार्ज को समेशन किए, जो माइनस होने वाला था उसको -3 to 5 और -1 मतलब 4 कूलम बचा। उसके बाद क्या है 1 कूलम और 6 कूलम 7, और यहाँ पे कोई चार्ज हम नहीं था तो x माने, तो कितना 7 + x। जब इसको सॉल्व किए तो -3 कूलम आया। अब सॉल्व कैसे किए, दोनों चार्ज इनिशियल वाले और फाइनल वाले कंडीशंस को हम इक्वल कर दिए, तो इनिशियल कितना है 4 कूलम, फाइनली कितना आया है 7 + x कूलम। दोनों को जब सॉल्व करोगे तो -3 कूलम आएगा। इसका मतलब है कि यह आइसोलेटेड मतलब चार्ज कंजर्व्ड है, और तो इस x पर कितना चार्ज है बच्चों, -3 कूलम चार्ज होगा। तो इस तरह की कहानी है। चलो बच्चों थोड़ी सी और डिस्कस, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, हो गया। एक और बात आता है छोटा सा, चार्ज जो होता है बच्चों वह क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, क्वांटाइजेशन नेचर्स को फॉलो करता है। एक क्वांटाइजेशन क्या होता है, चार्ज जो होता है बच्चों वह क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हेडिंग लिखना क्वांटाइजेशन
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनो, इसको समझना है। मान लो बच्चों कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी ए है, कोई दिक्कत क्या? एक बात तो आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मान लो कि ए है, यह ए है और ये बी है, ये बी से ए पे चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं, बी से ए पे चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों। मान लो कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो क्या लिखोगे? इस पे माइनस का 1 कूलम होगा या प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन? तो बच्चों हम ऐसा लिख रहे हैं कि जब इससे ट्रांसफर हुआ है ना, इससे यदि ट्रांसफर हुआ है तो हम इस पे प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इस पे क्या माइनस का 1। अब कहा कि नहीं, हम तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे, तो इस पे प्लस का 2e, इस पे माइनस का 2e इलेक्ट्रॉन आएगा। इस तरह की कहानी है ना। तो अब बताओ, कोई कहा कि नहीं हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है। कितना बच्चों? 2.5 इलेक्ट्रॉन का। तो ये बात गलत है। 2.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ये बात गलत है बच्चों। कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता, इस बात को गौर करना। इसी कंडीशंस को बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मतलब क्या है? चार्ज ऑलवेज, लिख सकते हो बच्चों, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर्स फॉर्म ना, इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट integers multiple of fundamental charge देखना यहां से, इसका मतलब है Q जो है बच्चों प्लस माइनस NE लिखेंगे। n क्या है बच्चों? हमारा इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स होगा और इस तरह से प्लस माइनस NE ये हमारा। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? ध्यान से फिर से सुन लीजिए, थोड़ी सी छोटी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफर हमेशा इंटीजर्स फॉर्म में होता है। कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में जैसे 1.5, 2.3 इस तरह से चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। इसी नेचर्स को बोलते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम ये बात लिख सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट करता है इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो यही तो लिखा गया है। तो और इंटीजर्स कहने का मतलब वहां 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो ये सब कहानी है क्वांटाइजेशन का बच्चों। हेडिंग देना और इसको लिख डालना है। चलिए हो गया। चलो एक छोटी सी बात और सीख लेते हैं, बहुत काम का ही चीज है। देखो बच्चों, एक बात है, बोला गया कि चार्ज मास जो होता है ना वो पार्टिकल्स की स्पीड पर डिपेंड करता है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनना कि मास जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स की स्पीड पे, लेकिन इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। किस स्पीड से दौड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मास को मतलब होता है। तो याद रखना बच्चों, नोट करके लिखना इस बात को, नोट करके कि मास जो है बच्चों, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ना। मास क्या है बच्चों? डिपेंड्स करता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स पे। उसके बाद बच्चों चार्ज जो है हमारा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट, charge is independent of velocity of particle, velocity of particle क्या है?
चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। चलो इस बात को और एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, कैसे पार्टिकल्स जो है उसकी मास यदि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या स्पीड पे बोले तो, और यह क्यों नहीं करता है। तो एक बात देखो बच्चों, एक फॉर्मूला दिया गया m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। m हमारा है बच्चों मूविंग मास, क्या होता है मूविंग मास। m नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास, क्या बोला जाता है बच्चों रेस्ट मास। और v जो है हमारा स्पीड ऑफ पार्टिकल्स है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ना। और बच्चों c जो है बच्चों हमारा लाइट का स्पीड है, स्पीड लाइट स्पीड। और यह होता कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वह वेलोसिटी यहाँ पे या स्पीड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी कहानी है। अब देखो कैसे बात हो रहा है, कैसे मास इंक्रीज कर जाएगा। यदि बच्चों केस नंबर 1 में देखना कि v स्क्वायर जो है हमारा c स्क्वायर के बराबर हो जाए तो क्या होगा, यह दोनों कैंसिल होके 0 बचेगा और इनफाइनाइट मास शो करना चालू करेगा ना। तो क्या होगा, मान लो कि दोनों बराबर हो गया तो क्या है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का रूट क्या 0। उसके बाद क्या है, जब 0 से डिवाइड करोगे बच्चों तो इन्फिनिटिव शो करेगा, तो इनफाइनाइट शो करेगा मास। लेकिन ऐसी सिचुएशन हम नहीं लिखेंगे ना, v स्क्वायर जो है हमारा बहुत बहुत ज्यादा हो c स्क्वायर से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान से यहाँ सीखो, v स्क्वायर ग्रेटर है c स्क्वायर से। इसका वैल्यू आएगा क्या, बहुत ही मतलब छोटा सा ना, बहुत छोटा है। इसका मतलब है बच्चों कि यह भी छोटा में से और छोटा घटाओगे और छोटा आएगा, और तो m क्या होगा, मतलब m नॉट जो है बच्चों वह m जो है वो ग्रेटर होगी m नॉट से। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल्स का स्पीड कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट हो या उसके आसपास हो तो उसकी मास इंक्रीज कर जाती है। केस नंबर 2 में बच्चों यही बात कर रहे हैं कि हमारा v स्क्वायर जो है वो लेसर है c स्क्वायर से, तो m जो है वो m नॉट के बराबर होता है। अब कहोगे ये कैसे हो गया, यही हमारे लिए कंडीशंस है। यदि मान लो कि स्पीड जो है पार्टिकल्स की वह c से बहुत कम है, इसका मतलब है ओवरऑल यह कम है तो यह 0 के आसपास आएगा। और 0 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 माइनस 0 क्या 1 और उसका रूट 1 और m इक्वल टू m नॉट। तो यही हमारा सिचुएशन डेली लाइफ में होता है। तो इस तरह से फिर से बच्चों ध्यान से देखो कि हम बोल सकते हैं कि मास डिपेंड करता है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स पे, लेकिन चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट है। वह क्या है उसकी वेलोसिटी उससे कोई मतलब नहीं रखता है। m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। m मूविंग मास, m नॉट रेस्ट मास, v होता है स्पीड ऑफ पार्टिकल, c होता है लाइट का स्पीड। उसके बाद कंडीशन माने कि v स्क्वायर ग्रेटर है c स्क्वायर से, इसका मतलब है यह क्वांटिटी बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब यह क्वांटिटी v स्क्वायर अपॉन c, मतलब इससे जब माइनस करेंगे तो यह क्वांटिटी और बहुत ही छोटा रहेगा, और उस क्वांटिटी से जब डिवाइड करेंगे तो m नॉट जो है m जो है मूविंग मास वह इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि v इंक्रीज करोगे तो m भी इंक्रीज करेगा ना, v इंक्रीज करोगे तो m भी इंक्रीज करेगा। और यह v यदि लेसर हुआ तो ऐसी सिचुएशन होगी m इक्वल टू m नॉट के बराबर हो जाएगा ना। तो ये सब छोटी छोटी बात है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और एग्जांपल इस पर देते हैं हम। हो गया, चलिए बच्चों देखो इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं, ध्यान से देखना। एकदम छोटी सी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखना क्या होगा। एग्जाम्पल है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वह कितना होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह है बच्चों 9.101 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखोगे 10 टू द पावर -31 kg ना, इतना ही लिखोगे। तो यह लिखने की वजह है, तो इतना लिखने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखो ना, 9.01 या 9.1 भी लिखा जाता है ना,
1 भी लिखा रहेगा, 0.1 ऐसे करके कुछ पॉइंट के बाद क्या है मतलब उतना नहीं रखना है। तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। अब इस पे क्या करते हैं, एक ध्यान से देखना बच्चों, इस पे हम एक न्यूटन का फोर्स, मान लो कि एक झापट इस पे मार दो ना, तो क्या है एकदम छोटी सी फोर्स, तो 1 F=1 न्यूटन का फोर्स लगा दी, एकदम छोटा सा 1 न्यूटन का। तो बताओ m का क्या होगा, m मतलब फोर्स के लिए ma लिख सकते हैं 1 न्यूटन, कोई परेशानी क्या। m हमारा क्या है 9.1 इंटू 10⁻³ a और 1 है, तो a इक्वल टू क्या लिखोगे 9.1 इंटू 10⁻³ ना, इस तरह से। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना तो बच्चों a इक्वल टू आता है कितना 1.098 इंटू 10⁻30 मीटर पर सेकेंड के आसपास आएगा स्क्वायर। तो यह देखो तो यह छोटी सी मास है और 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, मात्र 1 न्यूटन का। तो देखो तो एक्सीलरेशन कितना बड़ा आ रहा है। इससे फील क्या आता है, यदि लाइटर पार्टिकल्स होना तो हाँ, यदि उसकी स्पीड यदि बढ़ाओगे तो उसका मास इंक्रीज करता है। इन सब चीजों से आपको देखने को मिलेगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल ही है इस तरह से, और एक दो एग्जाम्पल आपसे हम सीखते हैं ना। ध्यान से देखना कि बच्चों यदि हमारा ऐसा सिचुएशन है, कैसा सिचुएशन है, आपसे बोले कि हम 1 कूलम चार्ज है आपके पास, कितना है बच्चों, एग्जाम्पल देखना है, 1 कूलम चार्ज है, कूलम चार्ज है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह पूछ रहा है हमसे। तो ध्यान से देखो कि 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अभी अभी क्या पढ़े हो, Q इक्वल टू प्लस माइनस n, यही तो पूछ रहा है बच्चों। n इक्वल टू क्या लिखोगे Q अपॉन E, कोई परेशानी। तो बच्चों n हमारा इंटीजर्स है, तो n इक्वल टू कितना चार्ज है 1 कूलम अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आता है। तो बच्चों याद भी रखना कि 1 कूलम में, याद रखो या इस लॉजिक से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 कूलम चार्ज होना तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये सब कहानी है हमारी। उसके बाद चलो थोड़ी सी और क्वेश्चंस करते हैं, लिख लिया, और इसी में कितना भी है, प्रोटॉन है, मतलब मान लो कि आपसे कोई पूछे कि 3 माइक्रोकूलम चार्ज है तो उसमें कितना होगा, फिर वही बात करोगे, टाइम पास करने की क्या जरूरत है। एक अच्छा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें एक और, जैसे मान लो बच्चों कि एक पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन है, और उस पॉलीथीन में क्या करो कि रबिंग किया जाता है ना क्लॉथ से। तो हमारा देखना कि पॉलीथीन बैग रबिंग विद क्या है, हम वुल कॉटन ना, क्लोथ्स रबिंग किया जाता है। उसमें क्या है, चार्ज डेवलप ऑन, चार्ज फाउंड लिखो, FO फाउंड ऑन पॉलीथीन ना इज 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज ना, 3 इंटू 10⁻⁻ कितना है, माइनस का इतना। आपसे पूछ रहा है बच्चों फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पोलोथीन हो गया। दूसरा प्रश्न इसी में पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ मास ना, ट्रांसफर
of mass wool cloths to clothing कितना ट्रांसफर होगा, ये सारी बात पूछ रहा है ना। तो ये अब बताओ कैसे निकालोगे। तो ये तो सीधा सीधा बात है कि प्लॉथिन पर इतना चार्ज डेवलप हो गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हो। क्या है फर्स्ट नंबर देखना बच्चों, n इक्वल टू क्या लिखोगे, q अपॉन ई। तो n इक्वल टू क्या है हमारा, बोलो तो यहाँ पे n मतलब n q क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर -7 और इलेक्ट्रॉन क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 90। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना बच्चों, तो सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा आता है बच्चों 1.875 इंटू 10 टू द पावर कितना है 12, 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन। मजे की बात है बच्चों, सेकेंड वाले में सीखने का है। मान लो कि हम आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितना मास होगा, 9.1 बोलते हो या कभी कभी 9.01 भी लिख लेते हैं। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना है माइनस का 31 kg एक इलेक्ट्रॉन का मास है। आपसे पूछे कि 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 में। इसी तरह आपसे पूछे कि 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना उसका क्या है मास निकालना पड़े आपको। तो क्या लिखिएगा, मास जो है सेकेंड नंबर देखना, मास जो होगा, मास कितना ट्रांसफर होगा n इंटू एम ई, मतलब क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल मास जो ट्रांसफर होगा वो कितना हुआ है। तो 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 और मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg ना, यही ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, इलेक्ट्रॉन कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है हमारे पास, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर निकलेगा। वह कितना आएगा बोलो तो बच्चों, आंसर देख के हम लिखते हैं ना। तो आएगा बच्चों 1.7065 इंटू 10 टू द पावर कितना है माइनस का 18 kg, माइनस 18 kg 18 kg। तो इस तरह से हमारा कोई बड़ा सा चीज नहीं है। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और एक दो छोटी छोटी चीज है उन सारे चीज को भी डिस्कस कर लिया जाता है ना। चलो हो गया। चलिए बच्चों एक और बात बताओ कि पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि ऐसा बोला जाता है कि बॉडी हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज है और कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है, इससे क्या समझते हो आप, ध्यान से बोलना। कि मान लो बच्चों हमारा दो बॉडी है, यह एक बॉडी जो न्यूट्रल है, इनिशियल कंडीशन में न्यूट्रल है, एक और बॉडी है हमारा दूसरा है जो बच्चों यह भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, यह भी न्यूट्रल है। कोई दिक्कत क्या, यदि न्यूट्रल है, ध्यान से सुनना, इसका फील क्या आता है इससे कि जितना पॉजिटिव उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, न्यूट्रल होगा, कोई उसमें हरकत नहीं, कोई ड्रामा नहीं करने वाला है, वो एकदम बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद यदि बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो यहाँ पे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और फिर एक और इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ पे क्या है दो नेगेटिव चार्ज आएगा इस बॉडी पे, और यह क्या है इधर से इसको लिखते हैं बच्चों यहाँ पे, देख फिर से बना लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, इस पे कितना दो इलेक्ट्रॉन, दो नेगेटिव चार्ज और इस पे दो पॉजिटिव चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे, यह हमारा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी है। और यह क्या है बच्चों, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ध्यान से देखना और क्या है, नेगेटिव कब बोलेंगे, एक्स
एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज यदि बॉडी पे हो जाए तो उसको निगेटिवली चार्ज, मतलब एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाए बॉडी पे तो उसको पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे। आपको ये समझना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कहने का मतलब है एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम बच्चों नेगेटिवली बॉडी बोलते हैं। ये सब कहानी है हमारी। थोड़ी सी एक और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो आपको बचपन में पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। यदि मान लो कि आउटर सेल में यदि कोई भी मेटल्स है और उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि फ्री है तो वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही तो मतलब कोई हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करता है। तो बच्चों जो बॉडी हमारा इजीली इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग बॉडी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो एल्युमिनियम हो गया ना, आयरन हो गया, ये सब हमारा कंडक्टिंग बॉडी है। इंसुलेटिंग बॉडी किसको बोलेंगे, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास कुछ नहीं है, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट को वह कंडक्ट कराने में क्या है, मतलब एबल नहीं है, मतलब एबल नहीं है तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग बोलेंगे। तो इंसुलेटिंग में क्या है कि कोई भी मटेरियल्स के पास आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इंसुलेटर बॉडी बोलेंगे उसको। तो बच्चों जैसे प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, मतलब आप लकड़ी को मान सकते हो, इस तरह कुछ भी आपको जो बॉडी जो है वो जो इंसुलेटर आपको दिख रहा है, जैसे ये मार्कर इंसुलेटर है, तो इसमें क्या है, तो ये सारा चीज छोटी छोटी बात थी, तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे ही समझना क्योंकि आप समझ चुके हो इसको। चलो अब बच्चों इतनी कहानी होने के बाद ये सारा लिख लेना है। अब अगले क्लास में आपसे मैं फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आज जो भी आपको बताए हैं ध्यान से उसको देखिए, नोट्स बनाइए, तब जाके आपको फील आएगा कि आखिरकार क्या पढ़े हैं। ऐसे ही आप सुनोगे तो कोई फायदा की बात नहीं है। उसके बाद बच्चों ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिएगा। ना समझ में आए तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ना क्या प्रॉब्लम आया है, तब आपको मैं उसका जरूर हम बच्चों सलूशन आपको जरूर बताएंगे। और अगले क्लास में डिस्कस करते हैं बच्चों मेथड ऑफ चार्जिंग, और यह चार्जिंग होता क्या है, मेथड का चार्जिंग करने की क्या क्या प्रोसेस है, तो ये सारा चीज हम अगले क्लास में डिस्कस करते हैं बच्चों। दैट्स इट।